हेलो गुड इवनिंग गाइस आज हम पढ़ेंगे हिंदी। तो आप में से किसी का भी यूपी टेट का एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें। मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं इसमें, और जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं वो अगली 2 से 3 वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। भाषा बना है भाष धातु से, जिसका मतलब होता है बोलना। ठीक है, तो मूलतः जो है भाषा का मूल रूप मौखिक है, यानी बोलने वाला। पहले लोग बोलना सीखे, उसके बाद धीरे धीरे जब दूर के लोगों को अपना विचार प्रकट नहीं कर पाए, जैसे पास के लोगों को तो बोल के समझा लिया, लेकिन जो दूर होते थे लोग उनके पास अपने विचार कैसे पहुंचाएं, उसके बाद मौखिक से लिखित रूप पर आ गए। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा है विचारों के आदान प्रदान का साधन, यानी जिस माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, अपने विचार सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचार समझते हैं, वही हमारी भाषा है। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मूल भाषा की। किसी भाषा परिवार की कहीं ना कहीं से उत्पत्ति होती है। जैसे हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत क्या हो गई? हिंदी की मूल भाषा। ठीक है, यानी जिस किसी भाषा से किसी भाषा परिवार की उत्पत्ति होती है, कोई भाषा परिवार तैयार होता है, उसे कहते हैं मूल भाषा। ठीक है, मातृभाषा की अगर बात करें तो किसी परिवार या क्षेत्र विशेष की भाषा को मातृभाषा कहते हैं, यानी आपके परिवार में जो बोली जा रही है या फिर आपके क्षेत्र में यानी आपके एरिया में जो भाषा बोली जा रही है उसे कहेंगे मातृभाषा। जैसे नॉर्थ इंडियंस हैं, उनकी मातृभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, तो मूल भाषा और मातृभाषा दोनों हमें समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं राजभाषा। किसी भी देश में जो सरकारी कामकाज होता है, वो जो भाषा यूज़ होती है उसे कहते हैं राजभाषा, यानी सरकारी कामकाज की जो भी भाषा होगी उसे कहेंगे राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है। इसे राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और ये राजभाषा का उल्लेख कहाँ पे है? अनुच्छेद 343। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है, तो ये अनुच्छेद नंबर 343। उसके बाद में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? टोटल 22 भाषाएं हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो ये ध्यान रखना, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। ठीक है दोस्तों, हमने भाषा के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं बोली के बारे में। बोली क्या है? किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त भाषा का अल्प विकसित रूप, यानी कोई भी अगर भाषा है उसका कम विकसित रूप अगर कहीं पे यूज़ हो रहा है किसी छोटे क्षेत्र में, उसे क्या कहेंगे? बोली। हमारी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखो, खड़ी बोली जो होती है, जो मेरठ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, उसे कोरवी भी बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखो, ब्रज भाषा को ब्रज भाषा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रज का मतलब होता है पशुओं का समूह या फिर चरागाह। तो ये जो आगरा और मथुरा का क्षेत्र है, यहाँ पे पशुओं को चराने का बहुत पुराना सिस्टम था, इस वजह से यहाँ की बोली को ब्रज भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलो। मानक भाषा। मानक भाषा बोलते हैं स्टैंडर्ड भाषा को, यानी जो भी भाषा अधिकांश लोगों द्वारा शुद्ध मानी जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं मानक भाषा, इंग्लिश में स्टैंडर्ड भाषा। ठीक है, बात करें वर्णमाला की, तो वर्णमाला होती है वर्णों का व्यवस्थित समूह, यानी सिस्टमेटिक ग्रुप होता है एक। हिंदी में कुल 52 वर्ण है, जिसमें स्वर हैं 11, व्यंजन है 33। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने स्वर हैं या फिर कितने व्यंजन। इन चीज़ों को ध्यान रखना, आप रट्टा मत मारना, समझना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सिर्फ बोलने और उच्चारण की दृष्टि से है, यानी ध्वनि जो है बोलने के हिसाब से तो सबसे छोटी इकाई है, लेकिन लिखने के हिसाब से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अब आगे बात करते हैं उसकी। बात करते हैं वर्ण की। ध्वनि का लिखित रूप, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखने या फिर लेखन की दृष्टि से। तो बोलने की दृष्टि से तो
हमने क्या बोला, ध्वनि सबसे छोटी इकाई है, लेकिन लिखने की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है वर्ण। समझ में आ गया। अब आगे चलो भाई, वर्ण के प्रकार जान लेते हैं। हमें पता है टोटल 52 वर्ण हैं हिंदी में, ठीक है। इसमें होते हैं स्वर, इसमें होते हैं व्यंजन। पहले स्वर की बात कर लेते हैं। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं होती, जैसे ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। इनके उच्चारण में किसी और वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। टोटल कितने हैं, 11। उसमें स्वर के भी प्रकार हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगे। ये कितने होते हैं, टोटल 4। कौन कौन से, ए ई मतलब छोटी ई, छोटा ऊ और री, 4 हो गए। उच्चारण में कम समय है तो ह्रस्व स्वर। आगे चलो, अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। देखो ह्रस्व में तो कम समय लग रहा था, अगर ह्रस्व से दुगना समय लगे तो कौन से आएंगे, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब बड़ी मात्रा, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। टोटल कितने हो गए, 7। तो 11 हमारे कंप्लीट हो गए, 7 ये और 4 ये। तो कोई भी पूछे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4, उच्चारण में कम समय। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7, उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय, ठीक है। अब बात करते हैं प्लुस स्वर की। देखो प्लुस स्वर कौन से होते हैं। प्लुस स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना या फिर 3 गुना से अधिक समय लगे। ये किस लिए यूज होते हैं, या तो जोर से पुकारने में या फिर दूर से पुकारने में, ठीक है। और एक चीज़ और, जिस वर्ण का उच्चारण प्लुत की तरह हो उसके सामने 3 लिख देते हैं। चाहे 3 गुना से ज़्यादा समय लगे, चाहे 5 गुना लगे, 6 गुना लगे, हमेशा 3 ही लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम बोलते हैं ओम, तो ओम जनरली ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं ओम, इस तरह से बोलते हैं ना। तो जब भी जोर लगाएं या फिर दूर से पुकारें, उसमें प्लुस स्वर का यूज़ होता है। जैसे ओम, जैसे दूर से भैया को पुकार रहे हैं तो इसमें प्लुस स्वर आएगा। समझ में आ गया। अब आगे चलो, बात करते हैं व्यंजन की। तो स्वर में तो किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं थी। व्यंजन वो होते हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाए, ठीक है। और वायु जब भी आती है रुकावट या घर्षण के साथ बाहर आती है, ठीक है। स्वर में ऐसा कुछ नहीं था, वायु नॉर्मली बाहर आती है, लेकिन व्यंजन में वायु रुकावट या घर्षण के साथ बाहर आती है और इनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है। अब इनके ही प्रकार जान लो। पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, इन सबको स्पर्श करती हुई बाहर आती है। टोटल कितने हैं, 25। इनके ग्रुप जान लेते हैं। ये ग्रुप बहुत ज़रूरी हैं, ये अच्छे से ध्यान रख लेना। ये हैं कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। ये टोटल कितने हैं, 25। 25 हो गए। हर ग्रुप में 5 हैं। अब ये कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठव्य का क्या मतलब है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो ओष्ठव्य कौन से हैं, पै, फै, बै, भै, मै। जब भी हम ओष्ठव्य बोलेंगे तो हमारे होठ आपस में टच करेंगे, पै, फै, बै, भै, मै, होठ टच कर रहे हैं ना, इसलिए ओष्ठव्य। क्योंकि होठ को क्या बोलते हैं, ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठव्य का समझ में आ गया, पै, फै, बै, भै, मै। अब बात करते हैं आगे दंतव्य। जैसे हम बोलेंगे तै, थै, दै, धै, नै, तो हमारी जीभ हमारे दांतों को टच कर रही है, इसलिए बोलते हैं इन्हें दंतव्य। तो ओष्ठव्य और दंतव्य समझ में आ गया। ये कौन कौन से हैं, ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन सा पार्ट होता है, देखो जब भी हम बोलेंगे टै, ठै, डै, ढै, णै, जब भी ये बोलेंगे तो हमारी जीभ जो है ऊपर की तरफ सट जाती है। तो जब भी जीभ ऊपर की तरफ सटे तो वो कौन से होते हैं, मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन सा पार्ट होता है, देखो ये लिखा हुआ इसमें, ये वाला पार्ट है मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है। यानी हमारी जीभ और हमारे गले के बीच का पार्ट, उसे बोलते हैं मूर्धन्य। लेकिन आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मूर्धन्य कौन से होते हैं, जब हमारी जीभ ऊपर की तरफ सट जाए, टै, ठै, डै, ढै, णै। उसके बाद चै वर्ग। चै वर्ग में चै, छै, जै, झै। तालव्य क्यों बोलते हैं ना, जैसे आप इन्हें बोलेंगे चै
तो जीभ जो हल्की सी टच होगी तालु पे, ठीक है। हल्की सी टच हो तो तालव्य, और पूरी सट जाए तो मूर्धन्य। इसके बाद आता है कै वर्ग। कंठव्य होते हैं, यानी हमारे गले से निकलते हैं। बोलोगे कै, तो गले से निकल रहा है ना, कहीं भी कुछ टच नहीं हो रहा, तो इसलिए बोलते हैं ना कंठव्य। समझ में आ गया। ओष्ठव्य ओठ, जब ओठ टकराएं आपस में। दंतव्य, हमारे दांत को जीभ टच करे। मूर्धन्य, जब जीभ ऊपर की तरफ सट जाए। तालव्य, जब जीभ हल्का सा तालू को टच करे। कंठव्य यानी गले से। समझ में आ गया। ये 5 हो गए स्पर्श व्यंजन, यानी स्पर्श कर रहे हैं। अब आगे चलो। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जो स्वर और व्यंजनों के बीच के मध्य होता है इनका उच्चारण। तो ना तो ये पूरी तरह स्वर है, ना ही पूरी तरह से व्यंजन है। इन्हें कई बार अर्ध स्वर भी बोल देते हैं। तो कौन से होते हैं ये? य, रे, ले, वे। समझ में आ गया। तो 25 तो हो गए स्पर्श और 4 हो गए अंतस्थ, य, रे, ले, वे, ठीक है। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्मा का मतलब पता है आपको? ऊष्मा मतलब गर्मी। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए हवा मुख से रगड़ खाती हुई ऊष्मा पैदा करे, यानी ऊष्मा उत्पन्न करे, उन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से होते हैं? से, शे, शे, है। 4 होते हैं ये भी। तो 33 कवर हो गए। 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 हमारे ऊष्म। समझ में आ गया। अब आगे चलो। अब आ गए हमारे संयुक्त व्यंजन। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से जो बने उन्हें बोलेंगे संयुक्त। जैसे हमारा क्षत्रिय वाला ये होता है, ये बनता कै और षटकोण वाले शय से, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये कैसे बनते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। त्रय बनता है तय और रै से। ज्ञानी वाले ज्ञ की फॉर्मेशन देख लो, ठीक है। ऑप्शन में आए तो सीधा सीधा लगा देना। ये फॉर्मेशन है शय और रै से, ठीक है। समझ में आ गया। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त हो गए। अब आगे चलो। बलाघात। बलाघात का क्या मतलब होता है? जब हम बोलते समय किसी निश्चित शब्द या फिर वाक्य पर बल दें तो उसे कहते हैं बलाघात। बस इसकी डेफिनेशन समझ लो। अनुतान क्या होता है? अनुतान होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इंटोनेशन। स्वर का आरोह अवरोह, यानी स्वर का उतार चढ़ाव ही बोलते हैं अनुतान को। जैसे हम रीडिंग करते हुए कोई शब्द ऊंचा बोल देते हैं, फिर कोई शब्द नीचा बोलते हैं, उसे ही अनुतान बोलते हैं। या फिर पोयम पढ़ते हुए या फिर कोई भी गाना गाते हुए जब ऊंचा नीचा होता है सुर, उसे ही इंटोनेशन या फिर अनुतान कहते हैं। आगे है हमारा अयोगवाह, यानी जो ए का अर्थ वहन करे वो होता है अयोगवाह। दूसरी डेफिनेशन क्या है? स्वर के योग से बने सार्थक शब्द, ठीक है। आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है डेफिनेशन पे, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ये 3 चीज़ जो है। अनुस्वार कौन से होते हैं? जिनमें बिंदु पाया जाता है। उच्चारण होता है इनका नाक से, जैसे सिंधु, हिंदी, तो हमारी नाक से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इन्हें बोलते हैं अनुस्वार। विसर्ग कौन से होते हैं? जिनमें ये वाला चिन्ह पाया जाए, जैसे प्रातः, अंतःकरण, ये ध्यान रखना। विसर्ग में ये 2 बिंदियां पाई जाती हैं। अनुनासिक में चंद्र बिंदु। उच्चारण कहाँ से होता है? नाक और मुंह से। तो 2 चीज़ें ध्यान रखना, उच्चारण स्थान और कौन सा चिन्ह किसका है। अनुस्वार का बिंदु, विसर्ग का 2 बिंदु और अनुनासिक का चंद्र बिंदु। जैसे हम बोले आँख, गांव और छाँव, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह। शब्दों का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है? सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, यानी कैसे पैदा हुए, ठीक है। सबसे पहले आता है तत्सम। तत् और सम का मतलब होता है उसी के समान, यानी संस्कृत के समान। तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उसी रूप में उठा लिए गए, है ना। इनमें कोई चेंज नहीं करा। जैसे अग्नि, नेत्र, पवन और सूर्य, तो इनमें कोई चेंज नहीं करा, ऐसा कैसा संस्कृत से उठा लिया गया। अब बात करते हैं तद्भव की। तो तत्सम तो ऐसे ही आ गए, संस्कृत से उठे, हिंदी में ऐसे कैसे डाल दिए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जो जब हिंदी में आए तो उनका रूप चेंज हो गया। कैसे? जैसे चंद्रमा आया, या चंद्र, चंद्र का बन गया चांद। सूर्य आया, सूर्य का बन गया सूरज। अग्नि आई, अग्नि का क्या बन गया? आग। तो ये होते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। इसके बाद में देशज। देशज का मतलब है देश में जन्मे हुए,
जिन्होंने हमारे देश में जन्म लिया है वो होते हैं देशज, जैसे अकड़, चकमा, टोकरा या कोई भी देशी वर्ड जो हमारे देश में ही बना है। फिर आते हैं विदेशज। इसका सीधा मतलब है विदेशी भाषाओं से जो भी शब्द आए हैं वो होते हैं विदेशज, जैसे काजू, ट्रक, पठान और कुर्क। समझ में आ गया। इसके बाद आता है संकर शब्द। संकर बोलते हैं हाइब्रिड को। हाइब्रिड मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलके बना, यानी प्योर नहीं है। तो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द कौन से होते हैं? संकर। इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड। जैसे डबल रोटी, तो ये इंग्लिश भी है हिंदी भी है। लाठी चार्ज, जेल खाना, तो ये अलग अलग भाषाओं से मिलके बने हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं संकर शब्द। समझ में आ गया। कौन कौन से थे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब आगे चलो। अब देखो उत्पत्ति के आधार पर हो गए, अब हो गए रचना के आधार पर। रचना के आधार पर पहला है रूढ़। रूढ़ का मतलब है इनका कोई खंड नहीं किया जा सकता और कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, और अगर खंड कर भी दें तो उनका कोई मतलब नहीं बनता। जैसे पानी, तो पानी के खंड कैसे करोगे? पा प्लस नी, तो इन दोनों का अलग कोई मतलब है नहीं, तो खंड करने के बाद कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए इन्हें बोलते हैं रूढ़ शब्द, कि एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं और खंडों का कोई महत्व नहीं होता। जैसे हाथी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं यौगिक। यौगिक से सीधा सीधा मतलब ये है जो योग से बने हों, यानी एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, और इन्हें सार्थक खंडों में भी बांट सकते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, इन्हें अलग अलग खंडों में बांट लो, इन दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग भी है, ठीक है। जैसे परिश्रम, परिश्रम मिलके बना है परि प्लस श्रम, इन दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग भी है, और ये मिलके बनाते क्या है? परिश्रम, ठीक है। तो यौगिक समझ में आ गया कि अगर खंड भी कर दें तो उनका अपना खुद का भी मीनिंग होता है, और ये मिलके एक शब्द बनाते हैं, जिस शब्द को बोलते हैं यौगिक शब्द। अब आगे चलो। इसके बाद में इसका तीसरा पार्ट है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब क्या है? एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों और किसी तीसरे विशेष अर्थ को प्रकट करें। जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, यानी लंब प्लस उदर, तो इनको खंड भी कर सकते हैं। इन दोनों का अपना अपना मीनिंग भी है, लेकिन जब दोनों साथ में मिल जाते हैं, लंबा है उदर जिसका, ये किसे कहते हैं? लंबोदर हैं गणेश जी, गणेश भगवान। तो किसी तीसरे का अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं योग रूढ़। किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। तो यौगिक और रूढ़ दोनों का मीनिंग है इसमें। समझ में आ गया। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नील प्लस कंठ से मिलके बना है, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है? शिव जी, शिव भगवान को बोलते हैं नीलकंठ। लंबोदर किन्हें बोलते हैं? गणेश जी को। तो समझ में आ गया। रूढ़ होते हैं जिनके खंड ना करे जा सकें। यौगिक होते हैं दो शब्दों के मेल से बने। योग रूढ़ होते हैं जिसमें यौगिक और रूढ़ दोनों की क्वालिटी होती है, लेकिन किसी और अर्थ को प्रकट करें। समझ में आ गया दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिस किसी भी बच्चे का पेपर है इन्हें पढ़ के जाएं, चाहे आपका CTET हो, चाहे आपका UP TET हो, चाहे आपका हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।